एटॉमिक गैस है। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं ट्राई एटॉमिक गैस के लिए। तो ट्राई एटॉमिक गैस के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्राई एटॉमिक गैस के लिए जो एग्जांपल होंगे आपके पास में वो हो जाएंगे CO2, H2O, एक जो हम छोड़ते हैं और एक जो हम पीते हैं। ठीक है, ये ट्राई एटॉमिक गैस के एग्जांपल हो गए। इसमें से एक होता है लीनियर स्ट्रक्चर और एक होता है वेंट शेप का नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं CO2 का। तो CO2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं, ये CO2। ठीक है, डबल बॉन्ड लगता है यहाँ पर और ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इसका लीनियर होता है। अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालना है। तो ट्रांसलेशन वाला केस सिंपल है, ट्रांसलेशन वाले केस में अपने आंख बंद करके सीधा लिख सकते हैं कितना, 3, क्योंकि ये x में भी मूव कर सकता है, y में भी कर सकता है, z में भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में रोटेशनल देखें हम, तो रोटेशनल वाला केस भी इसमें देखें, सेम वैसा ही है पीछे वाले केस की तरह। ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, बस बीच में एक एटम आ गया। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो ये x के रेस्पेक्ट में रोटेट कर सकता है, z के रेस्पेक्ट में करेगा, y के रेस्पेक्ट में रोटेट नहीं करेगा, रोल करेगा, इसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी। पीछे वाला ये एग्जांपल है, बस बीच में एक एटम आ गया। तो रोटेशन भी यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है। वाइब्रेशन देखें अगर हम इसमें, ठीक है, तो वाइब्रेशन जो है वो कैसे हो सकता है एक अपने पास डायटोमिक मॉलिक्यूल का, तो उसको थोड़ा समझना जरूरी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो मैंने यहाँ कुछ आपको 3 डायग्राम दिख रहे होंगे बनाए हुए हैं। ठीक है, इसमें अभी थोड़ा एनिमेशन के थ्रू समझाएंगे कि कैसे इसमें वाइब्रेशन होता है। पहले अपने जो है इसको न्यू बोर्ड पे समझ लेते हैं, पहले बोर्ड पे अच्छे से समझ लेते हैं, फिर एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। तो देखो इसमें वाइब्रेशन मोशन कैसे हो सकते हैं। ये CO2 का मॉलिक्यूल है, इसके ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड जो है वो स्ट्रेच हो सकते हैं और कंप्रेस हो सकता है। तो बॉन्डिंग की स्ट्रेचिंग कैसे होगी, मान लो कि फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड जो है वो कंप्रेस हो रहा है और ये स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, मतलब ये कंप्रेस हो रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पास में आ रहा है, ये दूर जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। ठीक है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कह सकते हैं हम इसको। इसी तरीके से दूसरा जो तरीका है उसमें क्या होगा, दोनों एक साथ स्ट्रेच हो रहे हो, एक साथ कंप्रेस हो रहे हो, तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है, और तीसरा वे क्या हो सकता है इसमें वाइब्रेशन का, इसमें ये जो C है कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये क्या करे, ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करे। ठीक है, जिससे ये बॉन्ड जो है वो बेंड हो। ठीक है, जैसे ये ऊपर जाएगा बॉन्ड यूं बेंड होगा, वापस नीचे आएगा बॉन्ड वापस सीधा होगा, फिर बेंड होगा, ये उसी प्लेन में हो रहा है। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है जिसमें क्या होगा, जिसमें ये कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो आगे आएगा पीछे जाएगा, आगे आएगा पीछे जाएगा। तो पहले वाले तरीके में उसी प्लेन में जो है वाइब्रेशन हो रहा है, ये वाइब्रेशन जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेंडिंग। तो बेंडिंग भी दो तरीके से हो गई, इन प्लेन आउट प्लेन। तो बेंडिंग दो हो गई, एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ये दो हो गई। तो टोटल वाइब्रेशन कितने हो जाएंगे, टोटल वाइब्रेशन हो जाएंगे 4। तो वाइब्रेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हो जाती है 4, किसके लिए, CO2 के मॉलिक्यूल के लिए। मतलब एक लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशन 4 हो गए। ठीक है, और हमने ट्रांसलेशन पढ़ा था इसका 3 था, रोटेशनल हमने इसका पढ़ा था वो 2 तरीके से था, तो 3 और 2 5 और 4 9। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी हो गई 9 एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की बात करेंगे तो वाइब्रेशन को एलिमिनेट कर देंगे और अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 5। ठीक है, क्लियर है। इसका हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, इसका सीधा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लिख लें यहां पर, काम आएगा। वाइब्रेशन के लिए निकालने के लिए 3n-5। ठीक है, ये कब लगता है, जब हमारे पास लीनियर जो है वो मॉलिक्यूल हो, तब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का ये फॉर्मूला है। एन यहाँ पर क्या है, जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इस केस में कितने एटम है, 3 एटम है, तो 3 × 3 9, 9 में से 5 गए 4, जो है वो इसके वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए। ठीक है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, लीनियर पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लें, नोट कर लें इसको। तो नोट कर लें इसको। नेक्स्ट देखें आप,
इसमें आप इसको एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश की, जो मैंने अभी आपको समझाया। ये देखो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रही है, एक कंप्रेस हो रहा है, एक स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। एक आप देखें स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक हो रही है, ठीक है, और आप एक ये देखें बेंडिंग हो रही है, ठीक है। समझ में आ गए? एक ये इन प्लेन बेंडिंग है, एक आउट प्लेन बेंडिंग होती है, ठीक है। मैंने एक बना दी, उससे सफिशिएंट है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप नेक्स्ट देखें ट्राई एटॉमिक गैस नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में हमारे पास आ जाता है हमारा जीवन, जल ही जीवन, मतलब H2O, ठीक है। H2O जो है वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। अब इसमें जो है ट्रांसलेशन वाला केस आंख बंद करके 3 कर दो, रोटेशनल वाले में सोचना पड़ेगा, मैक्सिमम 3 हो सकता है। तो क्या ये 3 तरह से रोटेट कर सकता है? तो आप देखो इसमें ये X, ये Y और ये Z, ठीक है। तो ये X में भी रोटेट करेगा, Y में भी रोटेट करेगा और Z में भी रोटेट करेगा। किसी में भी ये रोल नहीं करेगा क्योंकि इसके पास में 3 एटम नॉन लीनियरली एडजस्ट है, एक लाइन में नहीं है, ठीक है। तो रोटेशन ये 3 तरह से कर सकता है। तो यहाँ पर इसमें जो रोटेशनल जो मोशन है वो 3 तरह से, आप देखो स्क्रीन पे मैंने ये एक तरह का जो रोटेशन है वो दिखाया हुआ है वाई के रेस्पेक्ट में। अभी तक हम वाई के रेस्पेक्ट में जो भी कर रहे थे उसमें रोल हो रहा था, जबकि ये रोल नहीं हो रहा है, इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, ठीक है। अब आते हैं हम वाइब्रेशन पे। तो पहले हम इसको वाइब्रेशन को समझते हैं कि ये किस तरह से कर सकता है, ठीक है। तो इसको एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। आप देखो ये कैसे वाइब्रेट कर रहा है। ये जो मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये स्ट्रेच हो रहा है, ये एक स्ट्रेच हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है, स्ट्रेच कंप्रेस एसिमेट्रिक, ठीक है, स्ट्रेचिंग हो रही है। फिर आप देखो नेक्स्ट में देखो क्या हो रहा है, दोनों एक साथ स्ट्रेच हो रहे हैं, एक साथ स्ट्रेच हो रहा है, ये भी स्ट्रेच हो रहा है, ये भी स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और फिर देखो ये कैसे मूव कर रहा है, ये कुछ इस तरह से मूव करेगा, देखो थोड़ी देर में ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव कर रहा है, ये बेंडिंग हो रही है, ठीक है, ये बेंडिंग हो गई। तो बेंडिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, 3 तरह के वाइब्रेशन होते हैं। तो वाइब्रेशन भी इसमें 3 हो गए, ठीक है। इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन निकालने के लिए, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए 3n-6 होता है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो ट्राई एटमिक हो। क्लियर है ये बात? ठीक है, ट्राई एटमिक के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले। कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से क्लियर किया। क्लास 11th में आप ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कई बार, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा तीनों तरह के जो मोशन है उसको। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब देखो ये मैंने एक समराइज कर दिया है, एक टेबल बना दी है कि किसका कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ट्रांसलेशनल कितना होगा, रोटेशनल कितना होगा और वाइब्रेशनल कितना होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें और एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताएं कि ये CH4 है, ठीक है, इसका जो है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बना के बताएं आप मुझे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें मुझे, ठीक है। तो ये अपने हो गए डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिया है और मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऊर्जा समविभाजन का नियम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कैसे डिवाइड होती है उसको समझते हैं। तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर गैसेस जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो गैस का एक मॉलिक्यूल जो होगा, उस एक मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी है वो उसके जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जितनी भी उसकी स्वतंत्रता की कोटियां हैं, उसमें बराबर बराबर बटेगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब जैसे मान लो किसी मॉलिक्यूल के पास में 6 जूल एनर्जी है, ठीक है। अब 6 जूल एनर्जी है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने, 3 है मान लो, ठीक है। तो वो 6 जूल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर बटेगी, तो मतलब हर एक केस में 2-2 जूल आएगी। मैक्सवेल ने ये बताया कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में जो एनर्जी आती है वो आती है ½ kT, ठीक है। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में एनर्जी आती है ½ kT। तो उस बेसिस पे हम गैस की टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो गैस की इंटरनल एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में एनर्जी कितनी होती है? हाफ kT, ठीक है। एनर्जी ऑफ f डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लो उस मॉलिक्यूल के पास में f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो कितनी हो जाएगी? इंटू f हो जाएगा। ये जो एनर्जी है वो किसकी बात कर रहे हैं हम? एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल के बाद, एक मॉलिक्यूल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी है? हाफ kT है। और f डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई में जो है f कर देंगे। सिंपल, हम मैक्सवेल रूल का फॉलो करते हुए कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस की एनर्जी निकालनी है। ये एक मॉलिक्यूल की इतनी एनर्जी है। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na मॉलिक्यूल होते हैं। Na एवोगाड्रो नंबर, तो हमें Na से मल्टीप्लाई करना है, तो हाफ kft को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। K यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, Na एवोगाड्रो नंबर है, तो बताएं K इंटू Na क्या होगा? सही, R, तो हाफ FRT। ये हो गई 1 मोल गैस की एनर्जी। अब अगर हमें ये कहा जाए एनर्जी ऑफ n मोल गैस, n मोल गैस की एनर्जी कितनी होगी? तो इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसकी क्या हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। किसी गैस की इंटरनल एनर्जी निकालनी हो तो FnRT/2 होती है, ठीक है। तो इसमें एनर्जी में रोटेशन का भी जो है महत्व रहेगा, वाइब्रेशन का भी महत्व रहेगा और ट्रांसलेशन का भी महत्व रहेगा। अब तक हम KTG जो पढ़ते आ रहे थे आइडियल गैस, उसमें हम केवल जो एनर्जी ले रहे थे वो केवल ट्रांसलेशन मोशन की वजह से ले रहे थे, जबकि इसमें जो है वो तीनों मोशन इंक्लूड हो गए। तो इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप ये ध्यान रखें, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की 27 डिग्री टेम्परेचर पर। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालनी है किस पे? 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब तक हम क्वेश्चन करते आ रहे थे तो सीधा हम आइडियल गैस वाली इक्वेशन लगाते थे और हम 3/2 kT वाला फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ वो फॉर्मूला काम नहीं आएगा। यहाँ फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे? FnRT/2। F यहाँ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम इस एनर्जी को 3 पार्ट में तोड़ लेते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीजन जो है वो कैसा है? डायएटमिक है, डायएटमिक है। तो ट्रांसलेशन इसमें कितने होंगे? 3 होंगे, तो यहाँ 3 कर देते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल है, आप देखें ये तो पूरी गैस की एनर्जी है। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल की 27 डिग्री सेल्सियस पर एनर्जी निकालनी है। तो अब तक आप आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हुए सीधा 3/2 kT फॉर्मूला लगाकर इसकी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन अब हमें ऐसे नहीं करना। अब हमें इसमें क्योंकि आइडियल गैस जो है वो तो ट्रांसलेशन मोशन को ही देख रहा था केवल, लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट लगाते हुए ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन तीनों देखने हैं। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो डायएटमिक है और डायएटमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ट्रांसलेशन की होती है 3, रोटेशन की होती है 2 और वाइब्रेशन की होती है 1, ठीक है। तो उसके बेसिस पे इसकी अगर हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो वो हो गई 6। तो हमारे पास जो है एक मॉलिक्यूल के पास में जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ FkT। अब यहाँ F की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई, तो ये हो जाएगा 6/2 kT, ये हो जाएगा 3 kT। अब 3 K की वैल्यू कितनी होती है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और T टेम्परेचर है 27 डिग्री है, 27 डिग्री में 273 ऐड करेंगे 300 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन करके भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दें कि कितना आएगा एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास पहला न्यूमेरिकल। हाँ, मैं आपको मेथड बता रहा हूं, कैलकुलेशन आपको अपने आप करनी है। नेक्स्ट आप देखें एग्जांपल, आपको जो है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, किसकी निकालनी है? ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल 2 to 7 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करें। हीलियम मॉलिक्यूल के लिए कैसे निकालेंगे? यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोल जो है मेन इंपॉर्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट आपको निकालनी है एनर्जी किसकी, वाटर के मॉलिक्यूल की। आपको मॉलिक्यूल का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। और अब आपको जो है टोटल नहीं निकालनी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, रोटेशनल निकालनी है और वाइब्रेशन निकालनी है 27 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन करें सॉल्व। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आपको एयर के मॉलिक्यूल की 327 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो एनर्जी निकालनी है, वो भी कैसे, ट्रांसलेशन, रोटेशनल और वाइब्रेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड